अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुदा माजिद और आप हैं इस वक्त हयात इर्तज़ा के ऑफिशियल चैनल पर। तमाम नए कारीन को हयात इर्तज़ा SA के ऑफिशियल चैनल पर खुश आमदीद। इस नावल के तमाम हुकूक मुसन्निफ़ा के पास महफूज हैं बगैर इजाज़त किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई और कॉपीराइट स्ट्राइक दी जा सकती है। दूसरों की मेहनत का एहतराम कीजिए। ये नावल सिर्फ उनके ऑफिशियल चैनल हयात इर्तज़ा SA और इजाज़त याफ्ता चैनल उर्दू नावल्स लाइब्रेरी पर नशर होगा। सलीब सकूत उन कारीन के लिए है जो कहानी में जज्बा, पैगाम और अदब तलाश करते हैं। ये एक रोमानवी मगर बावकार कहानी है जिसमें मोहब्बत को इसकी असल रूह के साथ पेश किया गया है। ये कहानी जिस्मानी ताल्लुकात पर नहीं बल्कि दिल, एहसास और तकदीर के रिश्तों पर मबनी है। मोहब्बत फहाशी नहीं, ये वो पाकीज़ा जज्बा है जो इंसान को बेहतर बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सलीब सकूत की एपिसोड नंबर 1। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि औरतों को ज़बरदस्ती वारिस बनकर खुद निकाह में ले बैठो। ये आयत शायद सिर्फ किताबों के औराक तक महदूद थी। इस हवेली की दीवार ने तो कभी इसकी बाज़गश नहीं सुनी। यहाँ हर रिश्ता, हर फैसला सिर्फ रस्म व रिवाज तय करते थे। चाहे रस्म व रिवाज की भेंट चढ़कर किसी का दिल टूट जाए, ख्वाब रेसा रेसा हो जाए या पूरी ज़िंदगी की ही अंधेरों में डूब जाए। कहानी का आगाज़ नौशहरा के एक ऐसे गाँव से होता है जो अपनी दिलकशी और वसत के सबब दूर दूर तक मशहूर था। हर सिमत लहलहाते सब्ज़ खेत, हवा के संग नगमा सुनाते खुले मैदान, और इन वादियों में बसने वाले लोग अभी अपनी शक्लो सूरत ही नहीं बल्कि खुलूस दिल के बायस मुनफरिद पहचान रखते थे। यह खत्ता ज़्यादातर पख्तूनों का मस्कन था और यहाँ किसी दूसरी ज़ुबान या कबीले के लोग शाज़ो नादर ही दिखाई देते। इन्हीं में 2 ख़ानदान ऐसे थे जो अपने आप को सबसे बुलंद समझते। दोनों ही ख़ानदान पठान थे। अकड़, ज़िद और अना की रग इनकी रग रग में बसी हुई थी। रिवायात के हिसार में जकड़े हुए ये लोग आज भी वही कदरें निभाते थे जिन्हें तोड़ने वाले को वो दुश्मन समझ बैठे। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे। इनकी मोहब्बत और रिश्तों की मिसालें पूरा गांव दिया करता था। लेकिन वक्त के दहाड़े ने ऐसा पलटा खाया कि गलत फहमियों ने इनके खून में दुश्मनी का जहर यूं घोल दिया कि अब सुलह का कोई रवाट न रहा। गुजरा हुआ वक्त ना किसी को याद रहा और ना ही कोई याद रखना चाहता था। माजी। मूरे, मूरे कहाँ हो? दाऊद खान की आवाज़ आंगन से गूंजी और छत तक जा पहुंची। वो सीढ़ियाँ दौड़ कर चढ़ रहा था। कदम धम धम करते जा रहे थे जैसे गुस्सा राहत में बोल रहा हो खुदाया, ये क्या हो गया दाऊद? मैं घर ही में हूँ, हो तो नहीं गई जो यूं दहाड़े मार रहा है? शमीना खान धूप में बैठी थी। आंखों पर हाथ का साया किया और पेशानी तान कर बैठे बेटे को घूरने लगी। कितनी बार कहा है अरब को बोलो कि बस करे पढ़ाई। मेरी बात एक ही बार में क्यों तुम लोगों को समझ नहीं आती? दाऊद तेज लहजे में दहाड़ा सीढ़ी पर रख कर माँ को घूरते हुए देख रहा था जैसे नजरों से खा जाएगा। हमने इसे नौकरी थोड़ी करवानी है और ये अरूब का हॉस्टल में रहना बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है। दाऊद, मैं इसको कैसे मना कर सकती हूँ? शामीना खान ने आह भरी। धूप से आंखें सुकेड़ते हुए बेटे को देखा। वो अपनी मर्जी का मालिक है और ऊपर से इसके माँ बाप खुद चाहते हैं कि वो पढ़े। मैं कैसे रोकूं इसे? अभी तक तो तुम्हारे साथ इसका रिश्ता भी तय नहीं हुआ। दाऊद, तो मेरा ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसके बल पर मैं अरूब को पढ़ाई से रोक सकूं? वो झुंझलाकर बोली। आवाज़ में कड़वाहट भी थी और बेटे की जिद के आगे अपनी बेबसी भी। अरूब जब भी महीने में 2-4 दिन की छुट्टियां लेकर घर आती और वापस जाती, दाऊद की ज़ुबान पर वही शिकवे दोहरा देती। माँ को कोसने, ताने, बातें सभी की पुराने रिकॉर्ड की तरह सुनना पड़ता था। तो मतलब ये है ना, जब तक सारे गांव को रस्म रिवाज के साथ ऐलान ना हो जाए कि मेरा और अरूब का रिश्ता पक्का है, तब तक मैं बेगैरत बनकर बैठा रहूं, आंखें बंद कर लूं, वो जो करे जो फिरे और मैं कुछ ना बोलूं? दाऊद, मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम्हें अरूब की पढ़ाई से क्या मसला है? सीढ़ियों पर कदमों की चाप उभरी। अरूब की माँ ऊपर आ रही थी। छत पर पहुंचकर इसने दाऊद को अपनी माँ से तकरार करते देखा तो तेज नजरों से इसे घूरा और सवाल दाग दिया। मसला? दाऊद हंसा नहीं, गुर्राया। कोई एक मसला हो तो बताओ। मुझे भी तो ढेरों मसले हैं। ये जो शहर जाके पढ़ाई के चोंचले करती है ना, वहाँ पढ़ाई कम, आशका माशूकियाँ ज़्यादा चलती हैं। और एक कदम आगे बढ़ा, दोनों हाथ कमर पर जमाए, आंखों में सख्ती लिए। सब समझता हूँ मैं, बेगैरत नहीं हूँ। और कल को ये मत भूलो कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता मेरे साथ जुड़ना है। अगर उसने मेरी इज्जत पर ज़रा भी दाग लगाया तो काट कर रख दूंगा। इसके लहजे में गुरूर भी था, धमकी भी।
छत की खुली हवा में इसकी आवाज़ कहर बनकर गूंजी थी। सामने खड़ी ताई का रंग उड़ गया, मगर दाऊद की आंखों में जरा नरमी ना आई। दाऊद खान, अगर मेरे इख्तियार में होता ना तो मैं तुझे अपनी बेटी का एक बाल भी न छूने देती। इसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। मगर अफसोस, बदकिस्मती ये है कि मैं अपनी बेटी को तेरे जैसे दरिंदे से बचा नहीं सकती, क्योंकि इस घर में औरत को आज भी भेड़ बकरी से ज़्यादा हैसियत नहीं दी जाती। और रूप की माँ आज पहली बार बेटी के दिफा में यूं गुस्से से बोली थी। दाऊद खान पल भर को साकत हुआ, फिर कहका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा। वो जाहिलों की तरह दहाड़ रहा था। इसकी आंखों में शैतानी चमक थी, जैसे ये हंसी नहीं अपनी जीत का ऐलान हो। तो किसने कहा है कि खुद को नायाब समझो? औरतें भेड़ बकरियों से बढ़कर कुछ नहीं होती। भेड़ बकरी भी खूंटे से बंधी रहती है, और हमारे यहाँ की औरतें भी। इसलिए तो कह रहा हूँ, क्यों फजूल में पढ़ाई पर रुपया पैसा और वक्त ज़ाया कर रही है? इतनी सी बात अपनी लाडली बेटी को समझा दो। कल को इसने भेड़ बकरी बन के इसी घर में रहना है। मेरे जूते साफ करने हैं, मेरी औलाद को पालना है। पढ़ाई लिखाई के चक्करों में मत डालो, मेरे लिए सलामत रखो इसे। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया, जैसे अपनी जीत पर मोहर लगा रहा हो। और रूप की माँ का दिल धक से रहा था। आंखें अंगारों की तरह सलग रही थी। इसके अंदर की माँ चीखना चाहती थी, मगर जुबान बंद थी। बेटी के मुस्तकबिल को दाऊद ने गुरूर के नीचे कुचलता देख वो खुद को बेबस पा रही थी। दूसरी तरफ शामीना धूप में बैठे ऐसे लुत्फानंदोज हो रही थी, जैसे बेटे के हर जुमले पर इसे दाद दे रही हो। आंखों में अजब सी चमक थी, चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट, जैसे ये सब कुछ इसी के दिल की आवाज़ हो। इसी वक्त बासक खान अपनी वालदा से मिलने के लिए छत पर आया। बाहर से घर आते या जाते वो हमेशा बाद अब बेटे की तरह अपनी माँ के सामने सर झुकाता। प्यार भरी निगाहों और दुआओं के साथ माँ को देखना इसकी रूटीन में शामिल था। इस लम्हे भी वो इसी अंदाज में छत पर अपनी माँ को ढूंढते हुए आया था, मगर छत पर पहुँचते ही बासक की समाअत में दाऊद की बदतमीजी वाली आवाज़ टकराई। इसके कदम और भी तेज़ हो गए। दाऊद खान, ये कौन सा तरीका है अपने घर के बुजुर्गों से बात करने का? बासक की आवाज़ में अदब भी था और हल्की सी सख्ती। लो जी, माशाल्लाह, इस घर का फरमाबरदार नेक होनहार बेटा आ गया। अब तो इसकी तकरीर सुननी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। तो बिना बासक खान की बात सुने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ जा चुका था। ए अल्लाह, इसको हिदायत बख्श। बासक खान ने सीढ़ियाँ उतरते दाऊद की जानिब देखकर ऊंची आवाज़ में कहा, बड़ी मोरे, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। आप इसके मुंह क्यों लगती है? बासक खान अपनी ताई के पास आया कि परेशान और उदास चेहरे को देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें मिलाकर खामोशी से इन्हें तसल्ली देने लगा। माशाल्लाह, बातें मेरे जिगर के टुकड़े को सुनाई गई और दिल दुखी हो रहा है। कुदरत है अल्लाह की। बासक खान की माँ के लिए सबक का अपनी ताई के साथ हमदर्दी दिखाना बहुत नागवार गुजरा। बासक खान की माँ हमेशा ये समझती थी कि दाऊद अपनी जगह बिल्कुल सही है। दाऊद की बदतमीजी को इनको अच्छी लगती थी। वो कहती थी कि इसका बेटा रूबदार और दबदबे वाला है। दाऊद इतना बिगड़ गया तो मैं इसके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ था। माँ अपने बच्चे के लिए पहली दर्सगाह होती है और बाप वो पहला कायदा जिसे खोलकर बच्चा पहला सबक पढ़ता है। सब दर्सगाह और किताब ही ठीक ना हो तो बच्चे से अच्छाई के रास्ते पर चलने की उम्मीद रखना ज्यादती है। मोरे, ये आप क्या कह रही हैं? अपनी माँ के सबक पर बासक खान ने सवाल उठाया। मैं ये कह रही हूँ कि दाऊद ने गलत किया। अगर वो नहीं चाहता कि अरूब शहर जाके पढ़ाई करे तो ठीक ही तो कहता है। ऊपर से हालात देखो कैसे हैं। महीनों वो लड़की घर से दूर रहती है। मुझे तो खुद ये तरीका समझ नहीं आता। वो बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी की तरह सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा चुकी थी। मामखा जवान बेटी को महीनों घर से दूर रखना कहाँ की अक्लमंदी है। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए बोलती जा रही थी और ऊपर इनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वैसे तो बड़ी समझदार बनती हैं, मगर यहाँ आकर अक्ल घास चढ़ने चली जाती है। बेटी को घरदारी सिखाओ, अपने होने वाले शौहर के साथ कैसे रहना है, रहन सहन और इसका पसंद का खाना बनाना सिखाओ। मगर नहीं, यहाँ तो उल्टे ही तरीके हैं। पढ़ के पता नहीं कौन सा मुल्क की वजीर आजम बन जाएगी। अपनी माँ की कड़वी बातें और जाने के मगरूर अंदाज को देखकर बासिक खान के दिल में शर्मिंदगी उभरी, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय शर्मिंदा होने के। दूसरी तरफ अरूब की माँ का दिल कोयलों पर जल रहा था। वो मजबूर थी इन जालिम लोगों के हाथ अपनी बेटी देने पर, और दिल में खौफ और गम के साथ खामोशी समेटे खड़ी थी। अपनी माँ के जाते ही बासिक खान ने आंखें बंद करते हुए गहरी सांस फिजा में छोड़ते हुए गमजदा आंखों से बड़ी मूरे की जानिब देखा। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप इनकी बातों को दिल पर मत लिया करें। आप जानती हैं ये ऐसे ही है और ऐसे ही इनको रहना है।
बासिक खान हाथ जोड़कर खड़ा था, आंखों में शर्मिंदगी और दिल में दुख लिए हुए। नहीं, तुम्हें हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया। इन्होंने जल्दी से बासिक के जोड़े हुए हाथ थामे, चूम लिया। वो बासिक खान से बहुत मोहब्बत करती थी, बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह। बासिक का शर्मिंदा होना इन्हें अच्छा नहीं लगता था। बासिक के लिए हमेशा इनके दिल में एक नरम गोशा रहा था, जैसे तेज धूप में ठंडी छाँव का झोंका। मेरा दिल बस ये सोचकर खटकता रहता है कि मेरी फूल सी बेटी इनके लिए कैसे गुजारा करेगी। वो चादर का पल्लू मुंह पर रखे अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह ताला सबसे बेहतर करेगा, वही करेगा जो इनके हक में बेहतर होगा। हमारे परेशान होने से कुछ भी नहीं बदल सकता, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी। बासिक इनके दिल के दर्द को अच्छी तरह से समझ रहा था। बासिक के समझाने पर इन्होंने पल्लू थोड़ा सा हटा दिया। बड़ी मोरे की आंखों में गम और खौफ छलक रहा था। हाँ, अगर मेरे चाहने से कुछ हो सकता तो मैं अपनी बेटी को इन जालिमों से बचा लेती। सिर्फ दाऊद की बात होती तो शायद मेरी तकलीफ कम होती, मगर शामीना कौन सी कसर छोड़ती है। हर वक्त सीना छलनी करने वाली बातें करना इसकी फितरत में शामिल हो गया है। आप परेशान न हों, चले मेरे साथ। बासिक ने कदम आगे बढ़ाकर इसे सहारा दिया, कांधों पर हाथ रखते हुए प्यार से इसे तसल्ली थी। आप चलें मेरे साथ। वो इन्हें लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए सीढ़ियों के आखिर पायदान पर रुक गया और बड़ी मोरे की तरफ देखकर कहा, मेरी तरफ देखें, अब रोना नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखें, अपनी आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। मुझे बड़ा दुख होता है। इसने अपने हाथों की नरमी से बड़ी मोरे के आंसू साफ किए। हर लम्स में अदब, मोहब्बत और हल्की शर्मिंदगी छलक रही थी। नहीं रहूंगी तुम्हारी खातिर तो कुछ भी कर सकती हूँ। वो अपने आंसू अंदर दबाए हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। बासिक चंद लम्हे वहीं रुककर इनको देखता रहा, फिर अपने कदम बढ़ाए और अपने कमरे की तरफ चल दिया। क्या बात है बासिक, आप परेशान लग रहे हैं? रुतबा ने बासिक को सोफे पर बैठे देखा। बासिक ने लंबी सांस भरी और सर को सोफे के पुर्श से लगाया। मैं ये सोच सोचकर परेशान हूँ कि अरूब और दाऊद का निभाह कैसे होगा। इसने आह भरी। बेशक दाऊद मेरा सगा भाई है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर इसकी हरकतें मुझसे छुपी हुई नहीं हैं। पता नहीं एक बेजोड़ रिश्ता तय करके हमारे घर के बुजुर्ग क्या साबित करना चाहते हैं। वो टांग पर टांग रखे सर सोफे के पुश से टिकाए परेशान कुन अंदाज में खामोशी से खामोश लम्हे लेता रहा। फिर धीरे धीरे सब कुछ बयान किया। बासिक, आप अगर ऐसे परेशान होंगे तो इनसे कौन सा हमारे बुजुर्गों का फैसला बदल जाएगा। जो करना है वो ही करेंगे, तो आप इतना परेशान होकर अपनी तबीयत ख़राब मत करें। रुतबा बासिक खान के पास बैठी अपनी हथेली इसके माथे पर रखते हुए सर दबाने लगी। रुतबा बासिक से बहुत प्यार करती थी। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, मगर दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी। दोनों ही सुलझी हुई सोच के मालिक थे। इनका एक प्यारा सा बेटा था जिसे प्यार से मून कहकर बुलाया करते थे। रुतबा परेशानी की बात तो है, मैं अरूब को बिल्कुल अपनी सगी बहन मानता हूँ, ये बात तो तुम जानती हो। थोड़ी देर के लिए अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर सोचो, क्या दाऊद अरूब के लायक है? तो खुदा की कसम मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, नहीं, बिल्कुल भी दाऊद हमारी अरूब के लायक नहीं। वो प्यारी मासूम और सच्चे दिल की मालिक है, उम्दा सोच रखने वाली, और मेरा सगा भाई बिल्कुल इसके बरअक्स है। इसकी सोच में गंद भरा हुआ है। वो रिवायती सोच के दायरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, और जिसके लिए औरत पाँव की जूती है। तो कैसे मैं अपनी बहन के बारे में परेशान न हूँ? न चाहते हुए भी बासिक खान का लहजा थोड़ा सा सख्त होने लगा था। इसने अपने अंदाज और सख्त लहजे में खुद को महसूस करवाया था, फिर फ़ौरन नरमी अख्तियार कर ली। बासिक जानता था कि रुतबा की परेशानी और फ़िक्र को समझना ही असल एहतराम और मोहब्बत है। इसने रुतबा का हाथ अपने हाथों में लेकर हल्का सा दबाव दिया और खामोशी में सब कुछ कह दिया। मोहब्बत भी, तहफ़्फ़ुज़ भी, एतमादी लम्स भी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अरूब को बिल्कुल अपनी बहन समझते हैं। मैं जानती हूँ कि आप अरूब के लिए वही दर्द महसूस करते हैं जो एक भाई अपनी सगी बहन के लिए महसूस करता है, मगर आपके कहने से वो लोग नहीं मानेंगे। आपने कितनी बार कोशिश की इनको समझाने की कि ये रिश्ता बेजोड़ है, मगर कोई नतीजा निकला? उल्टा आपको ही सब बातें सुनाकर आपसे नाराज़ हो जाते हैं। सबको लगता है कि आप अपने भाई के दुश्मन हैं। रुतबा ने बासिक के गाल पर प्यार से हाथ रखा, परेशान चेहरा अपनी जानिब किया। इसकी निगाहों में फ़िक्र और मोहब्बत दोनों झलक रही थी। जानता हूँ कि होगा वही जो बड़े बाबा और चचा जान चाहेंगे, मगर इस दिल का क्या
क्या करूं जो अपनी बहन के मुस्तकबिल के लिए तड़प रहा है। वो परेशान अंदाज से बोलते हुए रुतबा का हाथ अपने हाथ में पकड़कर नरमी और प्यार से सहला रहा था, जैसे अपनी फिक्र तड़प को सुकून में बदलने की कोशिश कर रहा हो। हम सिवाय रब से दुआ करने के और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह सब बेहतर करेगा। कुछ चीज़ें वक्त और हालात के हवाले कर देना ही हिकमत है, क्योंकि हर शय अपने मुकर्ररा वक्त पर खुलती है और हर दर अपने वक्त पर सुकून पाता है। वो ठंडी सांस भरते हुए रुतबा की जानिब देख रहा था। आंखों में एक खामोश सी फिक्र छुपी हुई थी। मून कहाँ है? इसने आहिस्ता से पूछा, जिसे बात का रुख बदलना चाह रहा था। रुतबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, पहले अरूफ के पास इसके कमरे में बैठा हुआ था। अब अरूफ वापस हॉस्टल जा चुकी है। शायद अभी अपने कमरे में अरूफ की याद भुलाने के लिए वीडियो गेम खेल रहा होगा। आप तो जानते हैं, जब अरूफ चली जाती है इसका मूड कई दिन ठीक नहीं होता। लफ्ज़ों की नरमी में भी रुतबा की फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। और तुम क्या कर रही थी? रुतबा सोफे पर बैठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से इसके करीब हुआ, निगाहों में प्यार और नर्म दिलचस्पी लिए। हर लम्हे में एक हल्की एहतियात और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की नरमी महसूस हो रही थी, जैसे फासले के अंदर भी खामोश ख्याल और मोहब्बत छुपी हुई हो। मैं अभी किचन से आई हूँ, आपका मनपसंद गाजर का हलवा बनाकर, वो भी पिस्ता डालकर। बासिक खान को गाजर का हलवा बहुत पसंद था और पिस्ता इसमें इसकी मिठास को और बढ़ा देता था। रुतबा अक्सर बासिक खान के लिए यह हलवा अपने हाथों से बनाती और बासिक खान हमेशा नरमी और मोहब्बत के साथ तारीफ़ के पुल बांध देता रुतबा के लिए। आपने हमारे लिए गाजर का हलवा बनाया है, तो फिर आपको कोई इनाम भी मिलना चाहिए। बासिक खान का अंदाज़ हल्का सा शौक था और रुतबा इनाम की बात सुनकर शर्म से मुस्कुराई। वो जानती थी कि बासिक खान किस नर्म और मोहब्बत भरी अंदाज में ये बात कर रहा है, और इसी में छुपी हल्की खुशगवारी इससे दिल के करीब महसूस हुई थी। वो शर्मा कर नजरें झुका गई, मगर बासिक खान सब्र से इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था, जैसे हर हरकत में नरमी और मोहब्बत छुपी हो। इस लम्हे में खामोशी भी नर्म थी और बासिक खान की मौजूदगी रुतबा के दिल को सुकून दे रही थी। ये वो वक्त था जब छोटे छोटे लम्हात में छुपी खुशगवारी और मोहब्बत सब कुछ बयां कर रही थी, और बासिक खान खामोशी के साथ इस खूबसूरती को बांध रहा था। अक्सर ऐसे लम्हों के बाद बासिक खान के दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट और सुकून रह जाता था। इससे पहले कि लम्हा अपनी शिद्दत पकड़ता, रूम का दरवाज़ा खुला और मून अंदर खुशी और तजस्सुस के साथ दाखिल हुआ, लम्हे की नरमी को मज़ीद रोशन करते हुए। रुतबा थोड़ी घबरा कर अपने कदम पीछे हटाती हुई खड़ी हो गई, लेकिन बासिक खान की मौजूदगी में हर हरकत में नरमी और मोहब्बत की झलक छुपी हुई थी। बासिक खान ने अपने बेटे की फितरी खुशगवारी और रुतबा के शर्मीले अंदाज को देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे सुकून पहुंचाया। अपनी बाजू फैलाते हुए वो मून को अपनी बाहों में उठाकर अपनी गोद में ले आया, और वो लम्हा खामोशी और मोहब्बत से भरा हुआ महसूस हुआ। 5 साल का वो गोरा शहजादा, जिसकी आंखों का रंग हल्के ग्रे में था, अपने बचपन ही से एक ऐसा हुस्न लिए हुए था कि कोई भी एक बार इसे देखकर दोबारा नज़र भर के देखे बिना न रह पाता। हर अदा में मासूमियत और दिलकशी का इम्तिजाज नजर आता, जिसे कुदरत ने इसके लिए वक्त के तमाम खूबसूरत लम्हे यकजा कर दिए हों। बासिक और रुतबा दोनों के नैन नक्श की नफासत इसमें छलक रही थी, और इनकी मुश्तरका खूबसूरती मून के हर जंबिश में महसूस की जा सकती थी। गोरा रंग जो पठानों में विरासत में मिलता है, मून के हर अदा और हर हरकत में जाहिर होता, और वालिदैन की मोहब्बत और वारसिती हसन का अक्स इसमें साफ नज़र आता था। बड़ी, आप मेरा पेट और बाल वाला कट लेकर आएंगे? अपने बाप के गले में बाहें डालकर झूलता हुआ मून तजस्सुस से पूछ रहा था, शाम को मेरे बेटे का बैट बॉल वाला किट आ जाएगा? मैंने हशमत लाला को बोल दिया है। हशमत इनके पुराने ड्राइवर का नाम था। मून बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बाबा कहकर बुलाया करो। नहीं बड़ी, दोस्त को कहते हैं, और आप मेरे दोस्त हो। मून ने हमेशा वाला जवाब अपने बाबा को दिया। मून बेटा, बाबा कहने से हमारी दोस्ती कम नहीं होगी। हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे, मगर मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मुझे बाबा कहकर बुलाए। मून के सर पर हाथ रखकर प्यार से इसके बाल बिखेरते हुए बासिक खान ने कहा, नहीं बाबा, बहुत ओल्ड सा लगता है। मेरे बड़ी इतने यंग हैं और डैशिंग हैं। बाबा कहने से बूढ़े बाबा वाली फीलिंग आती है। इसके जवाब पर रुतबा और बासिक दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। देखो, मेरा बेटा मुझे यंग और डैशिंग बोल रहा है। आप भी तैयार रहिएगा, कुछ तारीफ आपके मुंह से भी सुनने की उम्मीद रखता हूँ।
बासिक खान का इशारा किस जानिब था, रुतबा समझकर शर्माते हुए नजरें झुकाए अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। रुतबा हद से ज़्यादा शर्मीली थी और बासिक खान को उसकी यही शर्म हया बहुत प्यारी लगती थी। रुतबा एक बेटे की माँ बनकर भी बहुत बाहया खातून थी, जिसकी नज़रों में आज भी हया महफूज थी। जब वो बासिक खान को थोड़ा सा करीब महसूस करती, वो ऐसे नरम हो जाती जैसे सुबह की पहली किरण में छुपा हुआ नाजुक सा पौधा जो हवा की हल्की लम्ब से लर्जा उठता हो। शायान अपने दिल के हाथों मजबूर होकर काफ़ी दिनों बाद अरब से मिलने आया था। अरूप शायान अपने दिल के हाथों मजबूर होकर काफ़ी दिनों बाद अरूप से मिलने आया था। अरूप अपने घर वालों के डर की वजह से हमेशा शायान को मिलने से मना किया करती थी, मगर शायान क्या करता, अरूप से ज़्यादा दिन की दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो दिल के हाथों मजबूर होकर हमेशा अरूप से किए हुए वादे को तोड़कर इसे मिलने आ जाया करता था। शायान हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ था। शायान की काफ़ी जान पहचान थी, जिसकी वजह से इसे अरूप से मिलने में कोई मसला नहीं होता था। अक्सर हॉस्टल के मालिक से बात करके अरूप से अपनी मुलाकात कर लिया करता था। काफ़ी दिनों से वो अपने काम में बहुत बिजी था। काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था तो अरूप से मुलाकात नहीं हो सकी। इतने दिन इसने अरूप का चेहरा देख के बगैर कैसे गुजारे, ये सिर्फ वही जानता था। आज वो अरूप से मिलकर एक ख़ास फैसला लेने वाला था। गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसने हॉस्टल का नंबर मिलाया और कुछ देर बाद अरूप को उसके रूम में बुलवा लिया गया था। अरूप के पास अपना मोबाइल नहीं था, जिसे घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं थी। कई बार शायान ने से फ़ोन देने की कोशिश की, मगर अरूप हमेशा मना कर देती। वो अपने लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। शायान हमेशा हॉस्टल के नंबर पर ही अरूप से बात किया करता था। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह वो मीठी सी अरूप खान की आवाज़ शायान के कानों में टकराई और लम्हे भर के लिए वक्त रुक सा गया। इसकी मूंछों के नीचे गहरी खामोशी मुस्कुराहट बिखर गई, जैसे दिल की गहराई से कोई खुशी की रोशनी बाहर आई हो। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी खानम, कब से बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। शायान की मोहब्बत से भरपूर आवाज़ अरूप के कानों में टकराई और लम्हे भर के लिए एक गर्म रोशनी की तरह दिल में उतर गई थी। शायान, मैं नहीं आ सकती, आप समझने की कोशिश करें, मेरा इस तरह से रोज़ रोज़ आपके साथ मिलना मुनासिब नहीं है। अगर मुझे चचा या दाऊद ने देख लिया ना तो बाबा को बता देंगे और बाबा मेरी जान ले लेंगे। बाबा मुझे गोली मारने से पहले कभी सफाई का मौका नहीं देगा। अरूप के लहजे में छुपी हुई खौफ और संजीदगी शायान को अच्छी तरह समझ आ गई थी। शायान, आप जानते हैं कि बाबा सिर्फ और सिर्फ वसीम चचा की ज़ुबान समझते हैं और वसीम चचा के दिमाग को दाऊद हैंडल करता है। वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। दाऊद अरूप के चचा वसीम खान का बेटा है। वसीम खान के 2 बेटे थे, बासिक खान और जो उम्र में अरूप खान से तकरीबन 10 साल बड़ा था, और दूसरा बेटा दाऊद खान जो अरूप से 2 साल बड़ा था। अरूप खान अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शादाब खान के घर बहुत अरसा तक औलाद की खुशखबरी नहीं आई थी। इसके बाद खुदा ने एक बेटी दी अरूप खान, जबकि वसीम खान के 2 बेटे थे। बासिक और दाऊद दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बासिक खान पढ़ा लिखा, रहमदिल, समझदार और वसी सोच का मालिक शख्स था, और अरूप खान को अपनी सगी बहनों की तरह प्यार करता था। दाऊद खान बिल्कुल इसके बरअक्स था। बिगड़ा हुआ छिछोरा, जालिम, हमेशा औरत को भेड़ बकरियों में शुमार करने वाला और औरत को पाँव की जूती समझने वाला इंसान था। इसके दिमाग में बीवी के सांचे में हमेशा अरूप खान ही फिट थी। अरूप के बाप को भी कोई एतराज़ नहीं था अरूप की शादी दाऊद से करने में, और अपने भतीजे को बहुत लायक समझता था। इसे लगता था कि अपने भतीजे से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। ऐसे में दाऊद को और शय मिलती थी। वो अक्सर अरूप को गंदी नज़रों से देखता और इस पर अपना हक जमाता रहता। इसका यह हक जमाना शायान खान की निगाहों से छुपा नहीं रहा था। ये बात शायान खान तक भी पहुंच चुकी थी, मगर अरूप खान अपनी ज़ुबान से कभी शायान को नहीं बताती थी। वो जानती थी कि वह हमेशा इस पर गंदी नज़र रखता है। खानम, अगर तुम्हारी बात ख़त्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूँ? इसकी बातें खामोशी से सुनते ये बात शायान ने नरम लहजे में कहा। जी थैंक यू अरूप, मेरे होते इतना मत घबराया करो। जब तुम इस तरह डरती या घबराती हो, मेरा दिल चाहता है अपनी मर्दानगी पर लानत भेज दूँ। शायान खान ने अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में कहा, जो बाहर अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़े हुआ था। शायान खान अरूप से बेहद मोहब्बत करता था और इसकी मोहब्बत इसके लहजे से साफ झलकती थी। ऐसे में अरूप का मिलने से इनकार करना शायान के दिल को चोट दे रहा था। शायान, तुम्हें पता है कि चाचू और दाऊद कितने जालिम हैं और बाबा इन दोनों की ही बात सुनते और मानते हैं। ऐसे में मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। अगर इन्होंने आपको कुछ कर दिया तो मैं मर जाऊंगी। अरूप ने अपने दिल का दर्द शायान को बताया। अरूप को अपनी जान से ज़्यादा शायान की जान की फिक्र थी, इसीलिए वो कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती थी। खानम, इनके कुछ करने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। अलबत्ता अगर तुम मुझसे नहीं मिलने आई तो मैं खुद को ज़रूर कुछ कर लूँगा।
शयान खान ने मुस्कुराते लबों से धमकी दी। जानता था कि ये धमकी हमेशा की तरह कारआमद साबित होगी। शयान, आप हमेशा मुझे इसी तरह ब्लैकमेल करते हैं, प्लीज़ मत किया करें। क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, तुमसे मिले बिना शयान को सांस नहीं आती। कुछ देर वेट करो, मैं गाउन पहन कर आती हूँ। खानम जल्दी आना, ये आशिक कहीं यहाँ खड़ा खड़ा ही अकड़ ना जाए। जी। अरूप ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। वो भी तो अपने शयान से मिलने के लिए बेताब थी, मगर दुश्मनी के मज़ीद बढ़ने के डर से हमेशा खुद को रोके रखती थी। शयान, आप मुझे इस तरह से हॉस्टल चले जाकर बहुत रिस्क ले रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारा अंजाम क्या होगा। आप वसीम चचा और अपनी फुप्पो के अंजाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। डरी सहमी से अरूप गाउन पहनकर हिजाब खुद पर लपेटे हुए जब हॉस्टल से बाहर आई तो शयान खान पहले ही गाड़ी के पास ब्रेक लगाए खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। खानम, पहले गाड़ी में बैठकर आशिक को दीदार तो होने दो, इसके बाद डर भी लेना। गाड़ी का दरवाज़ा अरूप के लिए खुद खोलते हुए मुस्कुराते लबों से बोला। अरूप गाड़ी में गाउन संभालती बैठ गई। शयान खान दरवाज़ा बंद करते हुए दूसरी तरफ से होता हुआ आंखों पर धूप वाले चश्मे लगाकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुस्कुराती गहरी नजरें साथ बैठे अरूप खान पर डाली। वो डर के मारे अपनी नाजुक मखमली उंगलियों पर जुल्म करते हुए हाथ गोद में रख कर मरोड़े जा रही थी। गाड़ी हॉस्टल से काफ़ी दूर आ चुकी थी। अरूप अब भी खामोशी से नजरें अपने हाथों पर गाड़े चेहरा झुकाए बैठी थी। अरूप कम गो और मासूम डरी सहमी शख्सियत की मालिक थी और यही अदाएं शयान खान के दिल को हमेशा भाया करती थी। खानम, क्यों इन पर जुल्म कर रही हो? इन बेचारों का कोई कसूर नहीं। आपको मैंने बुलवाया है तो आप ही तशद्दुद मुझ पर कर सकती हैं। गाड़ी की स्पीड कम करते हुए वो अपना मजबूत हाथ इसके मखमली हाथों पर रखते हुए हाथों पर होने वाले जुल्म को रोका था। शयान, मुझे बहुत डर लगता है। आप इस तरह से मुझे मजबूर करके मत लाया करें। जब आप अपनी जान पर ख़तरे की बात करते हैं तो मैं डर जाती हूँ, मैं मजबूर हो जाती हूँ। आपका बात न मानने पर मुझे ऐसी धमकियाँ ना दिया करें। डर से इसकी आंखों में पानी भर आया था। ठीक है, आज के बाद खान अपनी खानम को कभी इस तरह धमकी नहीं देखा जिससे मेरी खानम खूबसूरत आंखों में नमी आ जाए। इजाज़त नहीं है आपको रोने की, क्योंकि शयान खान तुम्हारी आंखों में हमेशा खुशियाँ देखना चाहता है। इसकी आंखों की नमी को अपने हाथ की पुष्ट से साफ करते हुए प्यार से कहा, आज के बाद आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मतलब? शयान खान की अटल बात पर इसने चौंक कर देखते सवाल किया। कुछ देर में खानम, आपको आपके हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। मुस्कुराते हुए इसके एक हाथ को अपने मजबूत हाथ में लेते हुए इस लम्हे शयान ने महसूस किया कि इसकी दुनिया में बस एक ही रोशनी बाकी है, वो रोशनी अरूप की खामोशी मगर पुरअसर मौजूदगी थी जो हर खौफ और हर ख़तरे को मिटाने की ताकत रखती थी। शयान खान ने हज़ारों बार अरूप खान से मुलाकात की मगर कभी अपनी हदूद पार न की। आज तक अरूप खान की मौजूदगी ने ही इसे सुकून और कुर्बत बख्शा जो किसी और लम्हे न हासिल हो। वो अरूप को दिलो जान से चाहता था मगर इसके साथ कभी कोई नाजायज़ रिश्ता जोड़ने का ख्याल भी ना आया। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत फार्म हाउस के सामने जाकर रुकी। जैसे ही गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर पहुंची, गार्ड्स ने दरवाज़ा खोल दिया और झिझकते हुए सलाम किया। ये शयान खान का अपना फार्म हाउस था। यहाँ अरूप पहले भी कई बार शयान खान के साथ आ चुकी थी। जब भी शयान खान अरूप से मिलना चाहता वो हमेशा इसी जगह का इंतखाब करता था क्योंकि इसे अरूप खान की इज़्ज़त और शान और शौकत बेहद अजीज़ थी। वो नहीं चाहता था कि वो किसी पाकिज़ा रिश्ते में जुड़ने से पहले किसी की नज़रों में आए। हमेशा की तरह शयान खान के गार्ड्स ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। शयान खान अपनी खूबसूरत शख्सियत के साथ ड्राइविंग सीट से नीचे उतरते हुए दूसरी जानिब से होता अपनी डरी सहमी हुई खानम के पास आया। दरवाज़ा खोलकर अपना मजबूत हाथ इसके सामने फैलाया और अरूप ने कांपते हुए हाथ शयान खान के हाथ पर रख दिया। अरूप हमेशा शयान खान की मोहब्बत में खींची चली आई थी मगर इसका डर इसी तरह बरकरार रहता था। शयान खान अरूप का हाथ थामे हुए अपनी खूबसूरत फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। इसे लेकर हमेशा की तरह सीधा अपने स्पेशल रूम की जानिब गया। रूम बेहद खूबसूरत और वसी था जिसमें आराइश का सामान नहायत कीमती था। बेड से लेकर कारपेट, पर्दों से लेकर रूम में रखे सोफ़ों तक हर चीज़ मैचिंग, कीमती और दिलकश थी। खानम, आज बहुत सारी बातें होंगी मगर इससे पहले ख़ास बात है जिसका मुझे आपसे जवाब चाहिए और इजाज़त भी। अरूप के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे शयान ने इसके नकाब और हिजाब में छुपे चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। अरूप को आज शयान खान की बातें पहले से बहुत अलग महसूस हो रही थीं जिन्हें वो समझने की कोशिश कर रही थी मगर समझ नहीं पा रही थी। वो मतलाशी नज़रों से शयान की जानिब देख रही थी। अरूप जी, मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हें मुझसे पर कितना यकीन है। शयान, ये कैसा सवाल है? ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल से हमारी मोहब्बत का अगला सफ़र शुरू होगा। गहरी नज़रों से अरूप की आंखों में झांकते हुए कहा। अरूप के लहजे में अटलपन और मोहब्बत वाज़ेह नज़र आ रही थी।
तो ठीक है, अगर अरूब शादाब खान शयान हैदर खान पर इतना यकीन रखती है तो फिर आज निकाह के 3 खूबसूरत अल्फाज अदा करके पूरी तरह से मेरी हो जाओ। निकाह के पाक रिश्ते में बंद कर बन जाओ। अरूब शयान खान, नहीं शयान, मैं इस तरह का कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मुझे निकाह आपसे करना है, मगर बाबा की दुआओं के साथ। अरूब, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम फिर से निकाह कर लेंगे और इसमें तुम्हारे बाबा की दुआएं भी शामिल होंगी। इंशाअल्लाह खुदा वो वक्त ज़रूर लाएगा जब सब घर वालों की रजामंदी के साथ हम एक बार फिर से निकाह के बंधन में बंधेंगे। मगर इस वक्त निकाह के लिए हाँ बोल दो। अरूब, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी रातों को सुकून बख्श दो। खुदारा इनकार मत करना। अगर मोहब्बत करती हो, यकीन करती हो तो फिर निकाह से पीछे मत हटो। शयान अरूब के दोनों हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थामे इल्तिजाई नज़रों से देख रहा था। शयान, मैं ऐसी चोरी निकाह कैसे कर सकती हूँ? अरूब, आज तुम्हारा इनकार ये साबित करेगा कि तुम्हें शयान खान पर यकीन नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में एक डर है कि शयान खान कहीं मोहब्बत की आड़ में दुश्मनी तो नहीं निभा रहा। शयान, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर यकीन ना होता तो अरूब अपनी इज्जत की दहलीज को पार करते हुए आज अकेली आपके साथ यहाँ ना खड़ी होती। मेरे साथ आओ। शयान ने इसका हाथ थाम कर स्टडी रूम में ले आया। स्टडी रूम में शीशे से बनी अलमारी में खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ कुरान पाक रखा था। शयान खान ने इस पर हाथ फैलाते हुए अरूब की जानिब देखा। अरूब समझ ना पाई थी कि शयान क्या करना चाहता है। अरूब, मुझे कसम है अल्लाह ताला की ज़ात की, मुझे कसम है इस पाक किताब की कि शयान खान के दिल में रत्ती बराबर भी कोई गलत सोच नहीं है। शयान खान पूरे दिल से तुम्हें प्यार करता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। शयान खान कभी हमारे दोनों ख़ानदानों के दरमियान होने वाली दुश्मनी की तपिश तुम तक नहीं आने देगा। मेरे लिए सिर्फ तुम मेरी मोहब्बत हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों ख़ानदानों के बीच में क्या हुआ। हमारे रिश्ते की सच्चाई हम दोनों हैं। प्लीज़ अरूब, निकाह से इनकार मत करो। तुम्हें जब दाऊद गलीज़ नज़रों से देखता है तो मेरा दिल फटने लगता है। अरूब ने हैरान नज़रों से उसकी जानिब देखा। ऐसे मत देखो अरूब, तुम शयान खान की मोहब्बत हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमसे गाफिल रहूं मैं जानता हूँ कि दाऊद तुम पर अच्छी नज़र नहीं रखता। मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, मगर डरता हूँ कि कहीं अपनी मोहब्बत को खो देने के खौफ में मैं वो ना कर दूँ जिसका अंजाम हमारी जुदाई पर लिखा हो। प्लीज़ थाम लो शयान का हाथ और दे दो मुझे तसल्ली कि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। शयान, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मेरी जान, मुझे तुम्हारी वफ़ा पर भरोसा है, मगर जो मेरे दिल के अंदर डर है इसे ख़त्म करो। अगर निकाह हो जाएगा तो मेरे दिल को तसल्ली होगी। अरूब, शयान खान हमेशा मेरी है और मेरी रहेगी। कोई चाहकर भी आपको किसी और के साथ मंसूब नहीं कर सकता। अरूब ने मतलाशी नज़रों से शयान खान की जानिब देखा, क्योंकि दाऊद किस कदर गलीज़ इंसान है इसके बारे में अरूब ने कभी शयान को कुछ नहीं बताया था। अरूब, ऐसे सवालिया नज़रों से मत देखो। मोहब्बत हो तुम शयान खान की, और शयान खान जो अपनी छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखता है तो अपनी मोहब्बत से लापरवाह कैसे हो सकता है? बता चुका हूँ कि मैं दाऊद के बारे में सब जानता हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता अगर तुम मुझ पर भरोसा करके अपने दिल का हाल सुनाती। मैं दाऊद के नज़रिए और फितरत के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी वफ़ा पर, तुम्हारी मोहब्बत पर शयान खान को पूरा यकीन है, मगर अपने दिल की तसल्ली के लिए निकाह करके हमारे रिश्ते को पाकीज़ा नाम देकर पुख्ता करना चाहता हूँ। और तुम बेफिक्र रहो, जब तक तुम नहीं चाहोगी निकाह वाली बात कभी बाहर नहीं आएगी। चाहे शयान खान को पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करना पड़े। ये निकाह हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए है, तुम्हें रसवा करने के लिए नहीं, और इसका गवाह रब है, इसकी पाक किताब है। अरूब समझ चुकी थी कि शयान के दिल में जो खौफ है वो यही है कि कहीं इसके घर वाले इसका निकाह दाऊद से न करते। निकाह की ताकत को कौन नहीं जानता कि निकाह के बाद कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अरूब अपने शयान की मोहब्बत के आगे हमेशा हारते हुए इसकी बात मान चुकी थी। सब कुछ पहले से तय था, मौलवी साहब और चंद गवाहों के दरमियान। तो शयान खान ने बेहद करीबी दोस्त और गार्ड से निकाह हो गया। चंद मिनटों में अरूब शादाब खान से अरूब शयान खान बन चुकी थी। अरूब के दिमाग में सोचों का एक तूफान उठा कि आगे क्या होगा। शयान खान गवाहों और मौलवी को बाहर छोड़कर वापस अंदर आया। अरूब खान अब भी गाउन, हिजाब और नकाब में पूरी तरह लिपटी थी। सिर्फ आंखें और हाथ दिखाई दे रहे थे। आंखों में खौफ अब भी तारी था। इजाज़त है अपनी मनहूका का चेहरा देखने की। शयान खान के लहजे में से मोहब्बत शहद बनकर टपक रही थी। आंखों में खूबसूरत जज्बात का मुकम्मल जहां था। शयान, जी बोलिए शयान खान की खानम, शयान खान की जान, शयान खान के दिल की मालिक। शयान खान एक ही लम्हे में कितने खूबसूरत जुमले बोल रहा था। इसका लहजा मोहब्बत और यकीन से भरा हुआ था। अब निकाह हो गया है, आप मुझे हॉस्टल छोड़ाएं। अरूब अपने कांपते हुए वजूद को लिए छटके से शयान खान के हाथों से हाथ छुड़वाती हुई खड़ी हो गई। एक अजीब सा खौफ और डर इस पर तारी था, और शयान खान बखूबी इसके एहसास को समझ रहा था। अरूब, आप मुझसे डर रही हैं?
یہ دیکھ کر شایان خان اس کے مقابل کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ محبت سے تھامے اور پیار بھری آواز میں بولا، نہیں نہیں شایان، میں آپ سے تو نہیں ڈر رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں ہاسٹل سے آتے دیر ہو گئی ہے، اگر کسی نے وہاں جا کر پتہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ تمہارے شایان نے بہت پکا انتظام کر رکھا ہے، کوئی چاہ کر بھی تمہارے بارے میں وہاں سے پتہ نہیں لگا سکے گا، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو اس سے پہلے مجھے خبر ہو جائے گی، میں تمہیں باحفاظت سب کی نظروں سے بچا کر وہاں تک پہنچا دوں گا، یہ وعدہ ہے شایان خان کا، اتنا تو تم اپنے شوہر پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ اروپ نے ایک نظر اٹھا کر شایان خان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوشی کی لہر اس کے دل میں اتنی وسیع تھی کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا، کیونکہ اب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ جلدی سے وہ نظر جھکا گئی اور شایان خان کی نظروں میں آج محبت، آج بہت کچھ تھا جو پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایک نرمی، محبت اور ذمہ داری کی روشنی اب ہر پل اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ شایان، اب میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ ہم نے تو نکاح کر لیا ہے۔ اروپ خان کی آواز نرم شرم و حیا کے پردے میں لرز رہی تھی، جیسے ہر لفظ دعا کی طرح بولا جا رہا ہو۔ شایان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جانا کہ یہ خوف، احتیاط اور محبت کا ملاپ ہے۔ خانم، آپ بچی تو نہیں کہ نکاح کی اہمیت نہ جان سکے۔ نکاح کے بعد زندگی کے نئے لمحے شروع ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی سمجھداری سے سب کچھ سمجھ جائیں گی۔ آہستہ آہستہ اس کے کان کے قریب جھکا، سرگوشی کی جیسے ہر لفظ دعا کے بیچ بول رہا ہو۔ اروپ دبک کر پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکن تیز، مگر ہر خوف میں بھی ایمان اور محبت کا سایہ تھا۔ شایان ایک قدم بڑھتا گیا، اروپ ایک لمحے پیچھے، پھر وہ الماری کے قریب رک گئی، اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی موجودگی کے ساتھ ڈھالتی ہوئی۔ شایان نے ہاتھ بڑھایا، اسے تحفظ کا احساس دلایا، اس کی راہ فرار کو صرف خیال اور الفاظ کے پردے سے بند کیا۔ اروپ، یہ تو ناانصافی ہے، ہم نے احترام کے ساتھ نکاح کیا ہے اور سے پہلے کبھی کوئی خواہش یا تمنا نہیں کی، ہمیشہ اپنی محبت کو پہرے لگا کر سنبھالے رکھا، اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی کو جب اروپ نے محسوس کیا تو اسے شایان کی محبت پاکیزہ اور دعا کی مانند لگی۔ شایان نے اس کی ہتھیلیاں تھام کر الفاظ سے محبت کا لمس پہنچایا، خاموشی میں ہر وہ چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ شایان، پلیز مجھے واپس چھوڑائیں، یہ سب غیر ضروری ہے، بے شک نکاح ہوا ہے مگر مجھے میرے گھر والوں کی دعائیں بھی چاہیے، جن کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ اروپ نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر شایان کی موجودگی میں ہر قدم دعا اور اعتماد کے سائے میں تھا۔ شایان خاموش، محبت بھرے انداز میں اس کے پیچھے کیا، ٹھیک ہے چلی جائیں، مگر آپ کا یوں جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں، اگر یقین ہوتا تو یوں نہیں جاتی۔ اروپ رک گئی، شایان نے اسے غور سے دیکھا، محبت کی گہرائی میں چھپے ہر لمحے کو محسوس کیا۔ میں نے آپ سے نکاح کر کے ثبوت دے دیا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ بات بات پر میری محبت کو آزمائش کیوں بنا دیتے ہیں؟ شایان اس کے قریب ہوا اور اپنی موجودگی سے اسے سکون پہنچایا، وہ صرف دل کی قربت اور تحفظ کے لیے موجود تھا۔ اروپ کے دل نے محسوس کیا کہ وہ محبت واقعی پاکیزہ اور دعا کی طرح ہے۔ اروپ، میں آپ پر پورا حق رکھتا ہوں، پھر ڈر کس بات کا؟ میں زبردستی کا قائل نہیں، آپ کی رضا سے ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اروپ خاموش رہی، مگر خاموشی میں بھی اعتماد اور پرسکون کی موجودگی تھی۔ شایان نے روم کا دروازہ کھولا، قدم باہر رکھا اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ اب آپ کیوں کھڑی ہیں؟ چلیے میں آپ کو باحفاظت واپس ہاسٹل تک پہنچا دوں۔ اروپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کے تھے۔ مجھے غلط مت سمجھے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر اتنی ہی محبت میں اپنے گھر والوں سے بھی محبت کرتی ہوں۔ ان کی محبت میں ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھ سے کبھی کچھ غلط نہ ہو جائے، جس کے لیے مجھے ہمیشہ محتاط رہنا پڑے۔ شایان نے اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے، اسے قریب بٹھایا اور اپنی موجودگی سے اسے مطمئن محسوس کروایا۔ اروپ اس کے سینے سے سر ٹکائے ہوئے تھے، خاموشی میں محبت اور وفا کے سائے محسوس کرتے ہوئے، نہ کسی جلد بازی کی ضرورت تھی، نہ کسی بے صبری کا احساس۔ وہ جان چکی تھی شایان کی محبت میں اسے حرص یا جلد بازی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ قانونی اور اسلامی طور پر اس کی بیوی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری محبت میں برسوں انتظار کر سکتا ہوں، چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، دوبارہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ شایان کے قدم دروازے کی جانب بڑھنے لگے، اروپ ایک قدم بڑھا کر اس کی کلائی تھام کر پھر سے روک لیا۔ شایان پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ پلکیں جھکائے کھڑی تھی، لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ خاموشی میں بھی بہت کچھ بیان کر گئی تھی۔ مجھے میرا حق مہر اور منہ دکھائی دے دیجیے، یہ میرا حق ہے۔ شرارتی مسکراہٹ لیے ہلکی سی شوخی اس کے چہرے پر چھا گئی، وہ فوراً دونوں ہاتھ اپنے نازک چہرے پر رکھ کر شرم سے چھپ گئی۔ شایان نے نگاہیں خاموش دعاؤں کی طرح اس کے ہر احساس پر قائم تھی۔ شایان کے لیے محبت ایک خاموش دعا تھی جسے وہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنا چاہتا تھا، اور اروپ کے لیے یہ محبت ایک قیمتی تحفہ جسے وہ احتیاط سے سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔
मगर वक्त की पर्दादार चादर के साए में इस लम्हे की हकीकत से दोनों बेखबर थे।